अभी इसमें प्रोटेक्शन मेथड में ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिसको हम कहेंगे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो ये नॉर्मली जहां पे फॉल्ट होने के चांसेस है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, जहां पे इंसुलेशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंसुलेशन मटेरियल की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो भी आपने वायर्स या कॉर्ड्स यूज किए हैं वहां पर जो उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा अगर आपने इसका यूज किया है तो वहां पर अर्थ फॉल प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। तो नॉर्मली इसमें जो मेन पॉइंट रहता है, जनरली जैसे बात करते हैं हम उसको कहेंगे अर्थिंग प्रोविजन। तो ये प्रोटेक्टिव अर्थिंग आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये डायग्राम से भी आपको पता चलता है कि अर्थिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये अर्थ फॉल्ट रिले यहाँ पे दिखता है, स्टेबलाइजिंग रजिस्टर्स भी है और उसका कनेक्शन RYB के हिसाब से है, जिसको हम नॉर्मली ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो ये कनेक्शंस आपको करना है और ये कनेक्शंस, ये कंडक्टिव जो वायर से या कॉर्ड से, ये अर्थ से कनेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर जो मेटल कंड्यूट से या बस बार से या स्टील ट्रंकिंग और केबल शीट से वो आपको कनेक्ट करना है या अर्थ करना है। उसके अलावा जो नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स है उसको भी कनेक्टर में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे स्विच गियर से, फ्यूजे से, स्टार्टर से, या फिर जनरेटर से, कुछ मोटर से, या लाइट फिटिंग से, या कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, अप्लायंसेस से, जहां पर अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपको वो कनेक्टिविटी या कनेक्टर्स लगाने हैं और वो कनेक्टिविटी को आपको अर्थिंग देना जरूरी है। तो इसकी वजह से अगर एक्सेस में कुछ फ्लो होता है करंट या वोल्टेज, या फिर कहीं पे फॉल्ट होता है, जैसे हाई करंट या हाई वोल्टेज की वजह से फॉल्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अर्थिंग, ये कंडक्टर थ्रू अर्थिंग को दी जाएगी, यानी कि अर्थ में जाएगी और वहां पे रेजिस्टेंस आइडियली यहाँ पे 0 होता है। उसकी वजह से ये लो एनर्जी एरिया बन जाता है और आपको मालूम है जैसे हाई एनर्जी टू लो एनर्जी ये हमेशा फ्लो होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे अर्थ में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंस रहेगा वो आपका यहाँ पे डैमेज होने की वजह से बच जाएगा। तो ये अर्थिंग एक आपको मेथड यूज करनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। तो उसके लिए कुछ अर्थिंग स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं, जैसे अब यहाँ पे अलग अलग लोकल लेवल पे भी कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, कुछ IS लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, या फिर कुछ जो स्टैंडर्ड्स है जैसे ओशा गाइडलाइंस भी यहाँ पर है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड रूल भी है। तो ये अलग अलग गाइडलाइंस में अलग अलग स्टैंडर्ड्स वहाँ पे दिए होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये स्पेशली आपको पर्सन्स को बचाना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी, फिर प्रॉपर्टी डैमेज है और फिर एनिमल्स को भी आपको बचाना है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चांसेस रहेंगे। तो आपको IS 3043 ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है अर्थिंग के लिए स्पेशली, तो ये आपको यूज करनी चाहिए और उसके गाइडलाइंस के थ्रू आपको अर्थिंग करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको नेशनल इलेक्टिव कोड अगर यूज करना है तो NAC भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें SP 30 पॉइंट है जिससे जहां पे ये अर्थिंग की गाइडलाइंस दी गई। उसके अलावा कुछ कॉमन गाइडलाइंस है, जैसे यहाँ पे अभी हम NAC की बात कर रहे हैं तो वहां पे सेक्शन 12 पार्ट 1 में ये गाइडलाइंस दी गई है, जहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे 2 सेपरेट आपको कनेक्शंस करने हैं, जहाँ पे अर्थ थ्रू एन अर्थ इलेक्ट्रोड। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी गाइडलाइन दी है कि सिस्टम रेजिस्टेंस जो है वो आपको चेक करना चाहिए, और स्पेशली ये टू ऑपरेट द प्रोटेक्टिव गियर। तो फ्यूजेस या सर्किट ब्रेकर्स अगर ऐसे कुछ होंगे तो इसको आइसोलेट करना चाहिए, जो भी फॉल्टी पोर्शन रहेगा उसको। उसके अलावा जो इक्विपमेंट का अर्थिंग का जो मेन टारगेट या पर्पस है, तो जो भी इक्विपमेंट्स आपके हैं तो वो उसकी डैमेज या उसका फेल्यूर जो है वो आपको रिड्यूस करना है। तो उसमें फायर के भी चांसेस हो सकते हैं, करंट अगर हेवी रहेगा तो यहाँ पे जो मेटल्स वगैरह होंगे या कंडक्टर्स यूज होंगे तो वो भी डैमेज हो सकते हैं, उसको भी आपको बचाना है अर्थिंग थ्रू। तो यहाँ पे हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अगर रहेंगे तो उसके लिए स्पेशली न्यूट्रल पॉइंट्स भी आपको अर्थ करना है। तो ये 2 या 2 से ज्यादा भी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स आपको यूज करना पड़ेंगे। तो ये डिपेंड है कंडीशन पे कि वहां पे वोल्टेज कितना है। जैसे रेसिडेंशियल एरिया में वोल्टेज अलग रहता है, कमर्शियल एग्जांपल्स में वोल्टेज अलग रहेगा,
और जो स्पेशली इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज रहेंगी वहां पे वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है। अगर आप डीपी पे या फिर पावर स्टेशन पे अगर देखेंगे या फिर सब स्टेशन या स्टेशन पे देखेंगे तो वहां पर केवी में भी वोल्टेज जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको ये अर्थिंग प्रोविजन करनी चाहिए। और जो भी स्टेशन के अगर बारे में हमने बात की तो वहां पे स्पेशल अर्थ इलेक्ट्रोड्स वहां पे यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो अर्थ टर्मिनल्स है, ये अर्थ टर्मिनल्स जो आप यूज कर रहे हैं वो विजिबल होने चाहिए। तो थर्ड पर्सन को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ से अर्थिंग पास हुई है और ये यहाँ पे अर्थिंग हुई है। तो ये कनेक्शंस भी आपको कंटिन्यू बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करना है कि ये एडिक्वेट है या नहीं, या टाइट है या नहीं, या फिर ये बीच में ही कुछ ब्रेक हो चुके हैं, या फिर आपने कुछ साल में उसको देखा ही नहीं और जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर अर्थिंग प्रोसेस होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है। तो ये भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे चेक करना चाहिए। अगर आइडियली हम बात करेंगे तो अर्थ सिस्टम रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है तो ये लेस देन 1 ओम रहता है। तो अगर आप मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में पढ़ेंगे तो जनरली ये सभी जगह दिया है कि आइडियल केस अगर आपको देखनी है तो अर्थ सिस्टम रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन 1 ओम होना चाहिए। इसका मतलब ये नियर अबाउट 0 है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से करंट फास्ट अर्थ की डायरेक्शन में फ्लो होगा और आपका जो इक्विपमेंट वो डैमेज होने की वजह से बच जाएगा। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे टेस्टिंग भी करना पड़ेगी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना कैरी हो रहा है, वोल्टेज कितना है। तो ये अलग अलग ऑब्जर्वेशंस भी आपको कंटिन्यू बेसिस पे करने चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ करंट कैपेसिटी चेंज हो गई आपने अगर करंट कैपेसिटी इंक्रीज किए तो उस हिसाब से आपको अर्थिंग की प्रोविजन भी चेंज करनी चाहिए। उसके अलावा जो आप मटेरियल्स और जो फिटिंग्स यूज कर रहे हैं तो उसका भी आपको गाइडलाइंस चेक करना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की कि ये क्वालिटी मटेरियल यूज करना चाहिए, तो ये आपको कॉन्फर्म करना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड से। तो इसके लिए अलग अलग आईएस गाइडलाइंस है कि आपको मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए, कितने थिकनेस का या गेज का यूज करना चाहिए, इसका करंट कैपेसिटी मैक्सिमम क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, वोल्टेज कितना ड्रॉप हो सकता है, ये सभी चीजें विथ टेस्टिंग यहाँ पे आईएस स्टैंडर्ड में दी जाती है। तो ये आईएस स्टैंडर्ड आपको देखना है, जिसकी गाइडलाइंस थ्रू आपको ये पता चलेगा आपको कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है। तो जो भी अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हैं उसके डायमेंशंस के बेसिस पे ही उसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी डिपेंड होती है। तो ये भी आपको यहाँ पे चेक करना है, टेस्ट थ्रू भी करना है। और यहाँ पे जो अर्थिंग आप कर रहे हैं जहाँ पे सॉइल होता है यानी कि मिट्टी, तो ये मिट्टी की भी आपको रजिस्टिविटी चेक करनी चाहिए। तो अगर ये रजिस्टिविटी सॉइल की कम होती है उसकी वजह से आपका करंट इजीली पास होगा, अर्थिंग प्रोविजन अच्छी तरह से प्रोसेस करेगी। तो जो भी पोटेंशियल आता है ये पोटेंशियल को भी कंट्रोल करना, सेफ लिमिट्स के अंदर लाना, ये भी अर्थिंग स्टैंडर्ड्स में बताया गया है। तो उसके भी अलग अलग टेबल्स या गाइडलाइंस दिए हैं। तो ये सभी बातें आपको अर्थिंग करने के पहले सोचनी चाहिए और यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए। अलग अलग स्टैंडर्ड्स स्पेशली आईएस स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करनी चाहिए और उसके बाद में ही अर्थिंग की प्रोविजन करनी चाहिए। अभी ये स्पेसिफिक हजार्ड्स के बारे में हम बात करें जहाँ पे आपको हजार्डस केमिकल का स्टोरेज, हैंडलिंग या प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हजार्डस मटेरियल है तो उसकी वजह से यहाँ पे हजार्डस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और ये हजार्ड एटमॉस्फेयर नॉर्मली इसको हम हजार्डस एरिया कहते हैं। तो ये हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन इसीलिए बताया जाता है कि ये हाईली हजार्डस, मीडियम या लो हजार्डस एरिया क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप आईएस स्टैंडर्ड 5571 अगर रेफर करते हैं तो वहां पे गाइडलाइंस में दिया गया है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं तो वो यूज करने के पहले आपको सबसे पहले वो हजार्डस जोन मालूम होना चाहिए। उसके बाद में ही आपको ये जो इक्विपमेंट्स है जैसे कि यहाँ पे मोटर से, ट्रांसफार्मर से या कैपेसिटर से, लाइट फिटिंग से, स्विच गियर या कंट्रोलिंग गियर मैकेनिज्म्स आपको यूज करने हैं तो वो हजार्डस जोन के बेसिस पे ही आपको यूज करने चाहिए। तो इसीलिए आपको हजार्डस एरिया का क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। तो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हजार्डस जोन यहाँ पे उन्होंने बताया है 1.2
2, 2 और 1.2। तो ये 1 और 2 यहाँ पे जोन हो सकता है, यहाँ पे सेकंड जोन हो सकता है, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे 1 और 2। सिंबल यहाँ पे डी, ई, एन और पी यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर डी सिंबल हजार्डस जोन वाला है तो ये फ्लेम प्रूफ है। अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ पे इंक्रीज्ड सेफ्टी बताया गया है, जो प्रोटेक्शन आपको मोटर का करना है। अगर यहाँ पे एन है, यहाँ पे नॉन स्पार्किंग टूल्स आपको यूज करना पड़ेंगे, यानी कि स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस है, यहाँ पे हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल्स यूज होने के चांसेस है, या फिर हजार्डस एरिया है, इसीलिए नॉन स्पार्किंग टूल्स आपको यूज करना है, जिसकी वजह से स्पार्क यहाँ पे जो इग्निशन सोर्स है या हीट का सोर्स है, इसके चांसेस आपको कम करने हैं। उसके अलावा है पी, यानी कि प्रेशराइज्ड एटमॉस्फेयर यहाँ पे हो सकता है, ये आपको प्रेशर वेव्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके अभी ये जो जोन्स की है, इसका एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे ये रोबस्ट जो मेंटेनेंस का परमिशन है उसके बारे में ये आपको गाइडलाइन देगा। जो दूसरा है तो यहाँ पे ये चीपर हो सकता है, जैसे सेफ्टी इंक्रीज करने के बारे में कहा गया, लेकिन सुटेबल फॉर ऑल गैसेस, लॉन्ग लाइफ के लिए आप ये यूज कर सकते हैं हजार्डस जोन सेकंड में। तो ये है तीसरे का, यानी कि एन टाइप में जो सिंबल यूज किया है ये चीप है, और जो फोर्थ का पी का जो एडवांटेज है वो है सेफ, सुटेबल फॉर ऑल द गैसेस एंड कैन बी मॉडिफाइड एंड मेंटेन। इसमें अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी स्टडी दी है। तो अगर ये जो सिंबल्स है या जोन्स की कैटेगरी या हजार्डस जोन की कैटेगरी जैसे 1 और 2 में यहाँ पे नॉर्मली दिए है, तो इसमें रेफरेंस अगर आपको करना है, डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है, तो IS 2148-3682 या फिर IS 3681 या IS 8289 या IS 7389 में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अभी इसके अलावा भी कुछ हजार्डस क्लासिफिकेशन एरिया का होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नॉर्मली पेट्रोलियम रूल में भी अगर आप पढ़ेंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी रूल में भी अगर आप पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ अलग एरियाज का क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे यहाँ पे है जोन 0, जोन 1 और जोन 2। तो जोन 0 का मीनिंग क्या है? तो जोन 0 का मीनिंग है कि यहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे हमेशा हजार्डस एटमॉस्फेयर होता है। तो ये यहाँ पे क्लियर कट मीनिंग लिखा है, एग्जिस्ट कंटिन्यूअसली। इसका मीनिंग क्या है? कि हमेशा ये हजार्डस एटमॉस्फेयर। तो शायद यहाँ पे जो एक्सप्लोजिव केमिकल है, जो हाईली फ्लेमेबल केमिकल्स है, इसके वेपर्स या गैसेस फॉर्म में ये एनवायरनमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बात की थी, अगर यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे फ्यूल प्रेजेंट है जो गैसियस और वेपर फॉर्म में है, और यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन भी अवेलेबल है इनडायरेक्टली एयर फॉर्म में, और यहाँ पे कोई इग्निशन होता है यानी कि हीट होता है, तो उसकी वजह से फायर ट्रायंगल कंप्लीट होगा और इनिशियली फायर कैच होगा, और ये अगर एक्सप्लोजिव केमिकल होता है तो उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड्स है आपके एरिया पे। तो ये जोन 0 ये डेंजरस जोन है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हजार्डस एटमॉस्फेयर रहेगा। उसके अलावा है जोन 1। तो यहाँ पे ये ऐसा एटमॉस्फेयर है या ऐसा एरिया है कि यहाँ पे हजार्डस एटमॉस्फेयर तैयार होने के चांसेस, इसलिए यहाँ पे वर्डिंग यूज किया है लाइकली टू एग्जिस्ट, चांसेस है। अगर आपने कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी किया है या ऐसा कुछ ऑपरेशन किया है जिसकी वजह से यहाँ पे इग्निशन हो सकता है या फिर स्पार्क डेवलप हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये फायर में या एक्सप्लोजन कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे हमेशा हजार्डस एटमॉस्फेयर नहीं होता है, लाइकली टू एग्जिस्ट। अगर किसी ने गलती से कुछ काम किया, जैसे हमने बताया कि अनसेफ एक्ट किया, या फिर कंडीशन ही ऐसी कुछ लाया है उन्होंने जिसको हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स की वजह से अगर यहाँ पे फायर या एक्सप्लोजन के चांसेस तैयार हो जाते हैं, तो उसको हम जोन 1 कहते हैं। जैसे अगर नॉर्मल रूटीन काम चल रहा है, यहाँ पे कोई वेल्डिंग या कटिंग ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन शायद कुछ मिनट्स के लिए यहाँ पे कुछ कटिंग या वेल्डिंग ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी, तो ये लाइकली टू एग्जिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, वो जोन 1 बन जाएगा। और जोन 2 जो है, वो जोन 2 में ये हजार्डस एटमॉस्फेयर रहता ही नहीं है। अगर ये क्रिएट होना है
तो ये सिर्फ एबनॉर्मल कंडीशन में ही होता है। तो अगर आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन एबनॉर्मल होगी तभी ये हजार्डस एटमॉस्फेयर बन जाएगा और उसके बाद में ही ये जोन 2 बन जाएगा। तो ये जोन 0, जोन 1 और जोन 2 ये भी क्लासिफिकेशन है हजार्डस एरियाज का। उसके अलावा है सेफ्टी मेजर्स की बात। तो जो अभी हमने अलग अलग हजार्डस एरियाज पढ़े हैं, तो उसमें हम जनरली ऐसा कह सकते हैं कि ये एक लो रिस्क एरिया है और एक हाई रिस्क एरिया। तो लो रिस्क अगर एरिया रहेगा तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। तो ये सिंपल गाइडलाइंस जो आपको मालूम है, जैसे यहाँ पे कोई हीट जनरेट करने वाले या हीट सब्सटेंसेस या हीट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे स्पार्क जनरेट होने के चांसेस है वो एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ फ्यूजेस हो सकते हैं या फिर स्विच बोर्ड हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, मोटर हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, हीटर हो सकता है। तो ये सबको आपको सेग्रीगेट करना है, आइसोलेट करना है, उसको दूर रखना है और जिसकी वजह से ये रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइंस भी दिए। जैसे यहाँ पे ये बॉम्बे रीजनल टैरिफ एडवाइजरी कमेटी ने ये बुकलेट्स में गाइडलाइंस दी थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि आपको गार्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, इंसुलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कंडक्टर्स को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, अर्थिंग प्रोवाइड करनी चाहिए मेटल वर्क को, या फिर जो स्विचेस या स्टार्टर्स है वहां पे कम से कम ऑपरेशन रखना चाहिए जिसकी वजह से स्पार्क जनरेट होना कम हो जाएगा। या फिर जहाँ पे आप हीटर्स यूज करते हैं या फिर रेजिस्टेंसेस यूज करते हैं तो वहां पे कवरिंग उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो इंटरलॉक स्विच जो होते हैं तो वहां पे उसका जो मेकिंग और ब्रेकिंग होता है वो कनेक्टर्स जो होते हैं वो ऑफ पोजीशन में रखने चाहिए। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, स्पेशली ये लो रिस्क एरिया जो है उसके लिए। अगर हाई रिस्क रहेगा एरिया तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है। जैसे यहाँ पे कंपलसरी लिखा है कि आपको फ्लेम प्रूफ जो फिटिंग्स रहती है वो वही नॉर्मली यूज करना चाहिए, और जो आईएस स्टैंडर्ड्स या जो मेन नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे उसका अप्रूवल होना चाहिए। तो फ्लेम प्रूफ फिटिंग आपको यूज करना चाहिए जहां पे हाई रिस्क एरिया रहेगा। जो प्रेशराइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है या फिर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वहां पे उनका मेन जो क्राइटेरिया है करंट का या वोल्टेज का या स्पार्क जनरेशन का, ये सभी क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से आपको उसका सेग्रीगेशन या आइसोलेशन करना जरूरी है। यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कहीं पे करंट लीकेज होता है तो यहाँ पे मैक्सिमम केस में जो फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी दी है जो गाइडलाइंस में बताया है। जैसे कि अगर एरिया आपका 750 मीटर स्क्वायर तक है तो ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम्स आपने यूज करना चाहिए। अगर आपका एरिया 750 प्लस मीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग जो सिस्टम है जो फायर हाइड्रेंट के अंडर आती है वो आपको यूज करना चाहिए। तो ये अलग अलग गाइडलाइंस अलग अलग स्टैंडर्ड्स में या रूल्स एंड रेगुलेशन में दी गई है। ये आप लो रिस्क और हाई रिस्क एरिया के लिए फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो जैसे अभी आपको मालूम है कि आपके बॉडी में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, या फिर अगर आपके इंडस्ट्री में कहीं पे लिक्विड फ्लो हो रहा है या फिर गैस फ्लो हो रहा है, पाइपलाइंस थ्रू फ्लो हो रहा है या फिर रिएक्टर्स में है, या फिर आप कहीं पे स्टोर कर रहे हैं यानी कि लोडिंग कर रहे हैं या फिर अनलोडिंग कर रहे हैं, ये सभी चीजें या सभी एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पे स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस है। तो इसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये कुछ सफिशिएंट डिग्री तक अगर होगी तो उसकी वजह से स्पार्क वहां पे जनरेट हो सकता है और उसकी वजह से यहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो फ्लेमेबल एरिया या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अगर आप यहाँ पे नियर बाय यूज करते होंगे। तो इसीलिए आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अवॉइड करनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी फॉलो करनी चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पे कुछ शॉक होता है, स्पार्क शॉक होता है लेकिन स्पार्क जनरेट नहीं होता है, तो वहां पर भी ये ग्राउंडिंग वहां पे प्रोवाइड नहीं की गई, ये आपको पता चलता है। तो ग्राउंडिंग करना जरूरी है। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट भी होती है तो भी स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। तो अगर आपने ये करंट यानी कि चार्ज अगर ये अर्थिंग में कन्वर्ट नहीं किया
ग्राउंड नहीं किया तो ये स्पार्क या चार्ज जो है शायद दूसरे मेटल या कंडक्टर्स में जा सकता है, और जिसकी वजह से वहां पे अगर गैप तैयार हो जाता है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज एयर थ्रू जाएगा वहां पे हाई वोल्टेज जनरेट हो सकता है, और ये हाई वोल्टेज अगर जनरेट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये इमेजिन भी नहीं होगा कॉमन पर्सन्स को कि इतने सिंपल स्टैटिक चार्ज की वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकते हैं या नहीं। तो ये ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, एक्सीडेंट एनालिसिस में, इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में भी ये पता चला है कि स्टैटिक चार्ज की वजह से फायर और एक्सप्लोजन के केसेस हुए। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या फूड इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हाइड्रोकार्बन मटेरियल यूज होते हैं, या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज होते हैं, या फिर डस्ट मटेरियल यूज होते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है तो वहां पे स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए जिसके थ्रू आपको पता चले कि आपके इक्विपमेंट्स में या मटेरियल्स में या आपके बॉडी में कितना स्टैटिक चार्ज यहाँ पे डेवलप हो चुका है। और उसको अगर वहां पे कुछ मैकेनिज्म होगा, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा मैकेनिज्म होता है, जैसे अगर आप पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर पेंट डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो वहां पे मैक्सिमम सॉल्वेंट यूज होता है। तो सॉल्वेंट एज अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रहता है, इसलिए टोटल वेपर्स जो रहते हैं उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो अगर आपने स्टैटिक चार्ज वहां पे छोड़ दिया तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स जहां पे हम कहते हैं उसको कन्फाइंड स्पेस भी कह सकते हैं या फिर हजार्डस एरिया कह सकते हैं, उस जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि उसको एंटर करने के पहले ही आपका स्टैटिक चार्ज जो बॉडी में है वो नलीफाई होना चाहिए, यानी कि जीरो होना चाहिए। तो ये सिर्फ जजमेंट लेके भी कुछ फायदा नहीं। जैसे इंडस्ट्रीज में मैंने कुछ प्रैक्टिसेस देखी है, जो कुछ चेन या कुछ पोल यूज करते हैं, उसको होल्ड करना है और कुछ सेकंड्स के बाद वो खुद ही डिसाइड करता है अभी स्टैटिक चार्ज कम हो चुका है या जीरो हो चुका है और आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जो जनरली अगर आपने डिजिटल डिस्प्ले वहां पे लगाया और डिजिटल डिस्प्ले का अगर आपको दिखता है कि इतना वोल्टेज यहाँ पे डेवलप है और वो कुछ देर के बाद ये जीरो हो चुका है और उसके बाद में ही ग्रीन सिग्नल लगना चाहिए और उसके बाद में उन्होंने डोर ओपन करना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे चेंजेस है जो रिक्वायर्ड है, अगर आपकी इंडस्ट्रीज में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे कि अगर आप एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज देखे होंगे या फिर अगर जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या फिर DRDO के ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करना पड़ता है और वहां पे आपको जो एंटीस्टैटिक मैट्स है या एंटीस्टैटिक मटेरियल्स है वो सभी जगह यूज करना पड़ता है, यानी कि अगर स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस है वो मिनिमाइज कर जाते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू। इवन अगर आपके स्टैटिक मैट्स वहां पे एंटीस्टैटिक मैट्स वहां पे नहीं है तो एंटीस्टैटिक सोल्स वाले जो शूज है वो आपको यूज करना चाहिए और उसका भी कॉन्फर्मेशन IS स्टैंडर्ड से होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड गाइडलाइंस आपको दी जाती है। तो इसमें ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए जो मैंने अभी बात की है वही बातें यहाँ पे बताई गई है, जहाँ पे आपको इफेक्टिवली अर्थिंग करना जरूरी है। अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन जिसको हम कहते हैं, ये अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन भी नेसेसरी है क्योंकि कहीं जगह कुछ कनेक्टिविटी मिस होती है और वो अगर कनेक्टिविटी मिस होती है और वहां पे अगर स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है तो वहां पर आपको बॉन्डिंग करना भी जरूरी है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे अगर कोई रिएक्टर है तो ये रिएक्टर पे अगर ये लीड है और उसके थ्रू यहाँ पे कोई पाइपलाइन है या फिर आप कहीं टैंकर से उसको लोड कर रहे हैं वो रिएक्टर को, तो ये जो टैंकर्स का जो पाइपलाइन है ये टैंकर से 100% मेटल थ्रू कनेक्टेड है या नहीं, जिसकी वजह से स्टैटिक चार्ज कंटिन्यू फ्लो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग की गई है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप होता है तो ये अर्थिंग की वजह से ये स्टैटिक चार्ज नलीफाई हो सकता है। इवन यहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी, तो कहीं जगह ऐसे इंसिडेंट में पाया गया है कि जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर होल रहता है और उसके होल थ्रू ही ये
पाइपलाइन यहाँ पे कनेक्टेड रहता है रिएक्टर्स के लिए या फिर आपके जो स्टोरेज टैंक्स है उसके लिए। और ये जो पाइपलाइंस है और ये जो होल है इसके बीच में भी गैप रहता है और ये गैप की वजह से यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी मिस हो सकती है। तो जहां पर ऐसे अगर केसेस होंगे तो आपको यहाँ पे बॉन्डिंग करना जरूरी है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होगा और दूसरा कंडक्टर होगा उससे वायर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको और उसके थ्रू फिर कंडक्टिविटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो अर्थिंग भी नेसेसरी है और बॉन्डिंग भी नेसेसरी है। तो कंडीशंस पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने के चांसेस क्या है और उसके बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होने के चांसेस है। तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो आपको पेंट में देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कोटिंग भी ऐसी आती है या फिर रस्टिंग है, करोजन से, ग्रीसेस से, ऑयल से, रेजिन से। तो ये सभी बातें आपको अवॉइड करनी या रिमूव करनी, क्योंकि अगर ये होता है तो यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पे फायर कैच होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे ऑयल है तो ये हाइड्रोकार्बन है, ग्रीसेस है ये हाइड्रोकार्बन है, रेजिन है हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है, ये पेंट है ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी कि अगर ये वेपर क्लाउड तैयार करता है तो एक्सप्लोजन के भी चांसेस होते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो उसके अलावा जो लूज कनेक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं या फिर ब्रोकन क्लैंप भी होते हैं। जैसे मैंने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देखा था, तो मैंने हाथ लगा के भी देखा था, तो वो जो क्लैंप था वहां पे बॉन्डिंग प्रोविजन के लिए यूज किया गया था, अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन के लिए, लेकिन कोरोसिव एटमॉस्फेयर की वजह से वो क्लैंप ब्रेक हो चुका था। तो ये भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे इंस्पेक्ट करना है कि ये जो क्लैंपिंग प्रोविजन रहती है या फिर वायर प्रोविजन रहती है या मेटल सरफेसेस को बॉन्डिंग प्रोविजन रहती है, ये क्लियरली कनेक्ट है या नहीं। तो ये भी आपको कंटिन्यू बेसिस पे इंस्पेक्ट करना चाहिए और फिर आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करनी चाहिए। अभी ये जो हमने बातें की ये मैक्सिमम रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के बारे में। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एक मेजर हजार्ड है जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग। तो ये नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग अगर अवॉइड करनी है या फिर लाइटनिंग में से जो हाई वोल्टेज फोर्स आता है उसको अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए आपको लाइटनिंग अरेस्टर यूज करना चाहिए। तो जो इक्विपमेंट यूज करना है आपको लाइटनिंग अरेस्टर। तो जैसे ये लाइटनिंग फिनोमिना अगर आपको मालूम है तो जो क्लाउड्स रहते हैं वो अलग अलग क्लाउड्स एक जगह आते हैं और वो टकराने की वजह से वहां पे हाई वोल्टेज फोर्स वहां पे जनरेट होता है। और ये हाई वोल्टेज फोर्स, हाई पावर यानी कि हाई एनर्जी वो क्लाउड्स के पॉइंट पे रहती है जो वहां पे कांटेक्ट हुआ रहता है। और जो अर्थ है यानी कि जो आपकी मिट्टी है, ग्राउंड है, वो जीरो रहता है। अगर जीरो रेजिस्टेंस है यानी कि हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज यानी कि हाई एनर्जी टू लो एनर्जी ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसीलिए जैसे ही लाइटनिंग होती है तो आपको स्काई थ्रू डायरेक्टली जो अर्थ है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो ये इतने कम सेकंड्स में हो जाता है कि यहाँ पे मोर देन थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होता है और विद इन सेकेंड्स वो अर्थ को पास हो जाता है। तो अगर इन बिटवीन इसके बीच में अगर कोई ट्रीज होंगे या एनिमल्स होंगे या अगर पीपल होंगे तो गारंटेड यहाँ पे फैटेलिटी केस होने वाले, क्योंकि इतने थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज या लैक्स ऑफ वोल्टेज रजिस्टर करने के लिए आपके बॉडी में कोई प्रोविजन नहीं है या फिर एनिमल्स में भी कोई प्रोविजन नहीं, इवन ट्रीज में भी कोई प्रोविजन नहीं। उसके अलावा दूसरी बात यह है कि बॉडीज में चाहे वो एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी या ट्रीज में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहता है और ये गुड कंडक्टर है जिसकी वजह से इजीली उसमें थ्रू पास हो जाता है और वहां पे फैटेलिटी की चांसेस है। तो ये अवॉइड करने के लिए जनरली हम लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर ये एक्चुअली 100% प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में लाइटनिंग प्रोटेक्टर लगाया जाता है, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे अभी लाइटनिंग नहीं गिरेंगी। अगर गिरेंगी तो भी जो भी हमने डायरेक्शन दी है उसका जो वायर हमने अर्थिंग किया है उस हिसाब से ही वो होगी। तो ये गलत फहमी है। लेकिन हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इसको अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो रहते हैं
तो वो अवॉइड करने के लिए अलग अलग वेज है जिसको हम कहेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट स्ट्राइक। तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक में क्या होता है कि जो पर्सन है वो फ्लैश चैनल का पार्ट बन जाता है। जैसे मैंने अभी बात कही कि यहाँ पे अगर क्लाउड से जहाँ पे ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके थ्रू ये ग्राउंड्स पे अगर आती है, तो इसके थ्रू अगर यहाँ पे ये पर्सन अगर खड़ा होता है तो ये पर्सन की वजह से ये वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट का यानी कि यहाँ पे लाइटनिंग के बेसिस पे फ्लैश का पार्ट बन जाता है। तो ये फ्लैश चैनल का अगर पार्ट बनता है तो गारंटेड यहाँ पे डेथ होने के चांसेस हैं। तो ये डायरेक्ट स्ट्राइक जिसको बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग थ्रू ये पास हो रहा है, इसके वजह से इसको डायरेक्ट स्ट्राइक कहा जाता है। सेकंड है इनडायरेक्ट स्ट्राइक, यानी कि आप कहीं पर है या फिर जो एनिमल है वो कहीं पर है और जहां पर वो लाइटनिंग गिरती है उसके टच में है आप है, तो कहीं ना कहीं कंडक्टर वहां पे है और जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज है वोल्टेज का कुछ पार्ट या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस तक वो आपको हर्ट करेगा या फिर उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे होगा, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्ट्राइक। तो ये जैसे अगर आपको देखना है स्टडी करना है तो जैसे यहाँ पे जैसे हमने अभी बताया था कि ये जो क्लाउड से जैसे कांटेक्ट में आता है स्ट्राइक होते हैं, हाई वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है और ये जो अर्थ है तो ये ग्राउंड पे ये गिर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे रहेगा वो वोल्टेज के बेसिस पे डिपेंड रहेगा कि उसका इम्पैक्ट कहाँ तक। तो अगर ये डिस्टेंस पेरिफेरी में उसका इम्पैक्ट है और वहां पे अगर आप खड़े हैं तो ये इनडायरेक्ट स्ट्राइक की केस है। तो ये वोल्टेज पे भी डिपेंड रहेगा कि आप पे बॉडी पे इम्पैक्ट क्या होगा। थर्ड केस है सेकेंडरी और रिजल्टेंट। तो ये एक्सप्लोजन या फायर या एक्सीडेंट जहां पे होता है वो केस है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे पर्सन अवेलेबल ही नहीं है और यहाँ पे ऑलरेडी लाइटनिंग हो चुकी है, लेकिन ये लाइटनिंग होने की वजह से यहाँ पे फायर हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ कंबस्टिबल मटेरियल है यानी कि फ्यूल्स या हाइड्रोकार्बन्स या ट्रीज है तो उसकी वजह से ये फायर में कन्वर्ट हो गई, या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल है तो ये एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर ऐसे कुछ केसेस है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी और रिजल्टेंट स्ट्राइक। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे पॉसिबल है, तो इसके लिए आपको अरेस्टर यूज करना जरूरी है। तो इसमें अभी एक कंसेप्ट है जिसको हम कहेंगे कैपेसिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। तो जो भी आप इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स या वायर्स यूज करते हैं तो उसकी साइज और स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। जैसे अभी हमने लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में भी कहा है या फिर अर्थिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया, बॉन्डिंग के बारे में भी डिस्कस किया या फिर अलग अलग वोल्टेज और एम्पियर्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये सभी जगह आपको जो कंडक्टर्स लगते हैं यानी कि जो कॉर्ड्स या वायर्स लगते हैं तो उसकी साइज और स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखने होंगे, जैसे ये कंडक्टर्स इन कंड्यूट या फ्लेक्सिबल मेटालिक ट्यूबिंग में रखना चाहिए या फिर उसका मेटल ट्रंकिंग भी करना चाहिए, मेटल शीटिंग्स भी अगर आपको यूज करना है तो उसके साथ भी कंडक्टर्स कहीं पे यूज होते हैं, या फिर जो इंसुलेटेड केबल्स लाइक VIR या CST होते हैं या फिर केबल इन ट्रेंच होगा, और जो भी जॉइंट्स हैं तो जॉइंट्स जनरली आपको अवॉइड करने हैं। तो जैसे हमने अभी गेज के बारे में कहा है तो गेज के हिसाब से और उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल, जैसे कि अगर हम कहेंगे कि ये कॉपर यूज होता है तो कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग होगी, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग रहेगी, यहाँ पे दूसरे कुछ मेटल है तो उसकी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग है। तो ये टाइप ऑफ मेटल पे भी डिपेंड रहेगा, उसकी जो डायमीटर है यानी कि गेज है तो गेज के बेसिस पे भी डिपेंड रहेगा, और जो इंसुलेशन यूज होते हैं वो इंसुलेशन मटेरियल पे भी ये सब क्वालिटी डिपेंड होगी। तो ये सब अलग अलग क्वालिटीज के पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आपके जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है।
तो इसमें ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये एक पॉइंट है। तो जहां पर कलेक्टिवली कुछ नंबर ऑफ आइटम्स आ जाते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए, और ये ओवर फ्यूजिंग जो हम कहते हैं उसको अगर आपको रजिस्ट करना है या विथस्टैंड करना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन चॉइस करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। तो ये नॉर्मली शॉर्ट सर्किट के बारे में या ओवरलोड जहां पे होने के चांसेस है करंट्स या वोल्टेज की, वहां पे आपको प्रोटेक्शन में यूज करना चाहिए। तो हेवी स्विचिंग करंट्स जहां पे है तो वहां पे जो सब डिविजन्स और कुछ ऑपरेशंस है जहाँ पे प्रोटेक्शन गियर्स है, तो ये वहां पे मैकेनिज्म आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो फ्यूजेस है, रिलेज है, सर्किट ब्रेकर्स है, वहां पे उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको चेक करना चाहिए और वो कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट करंट्स के अगर चांसेस है तो उस हिसाब से ये फ्यूज या रिलेज या सर्किट ब्रेकर्स आपको यूज करना चाहिए। तो ये मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा जो आर्सिंग है या स्कैटरिंग है हॉट मेटल की, जो नॉर्मली फ्यूज होता है, फ्यूज यानी कि मेल्ट, तो अगर आपका वायर जो एज अ फ्यूज यूज होता है तो उसको अगर ओवर करंट मिलता है तो वो प्रोटेक्शन के लिए वो फ्यूज हो जाता है। तो ये मेल्ट होने की वजह से आपका जो करंट कैपेसिटी वो इंटरप्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट है आपका ब्रेक हो सकता है। तो ये अलग अलग आप चीजें यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स भी यूज हो सकता है, रिलेज भी यूज हो सकते हैं, फ्यूजेस भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोटेक्शन के लिए आपको ये अलग अलग टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके अलावा जो हमने फ्यूजेस के बारे में बात की, तो ये फ्यूज के एलिमेंट्स भी आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे ये ऑपरेशंस विदाउट ऑफ कंडीशन है तो यहाँ पे स्विच फ्यूजेस आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर ऑफ नहीं करना है फिर भी ऑपरेशन कंटिन्यू करना है तो वहां पे आपको स्विचेस या फ्यूजेस आपको यूज करना चाहिए। तो हेवी करंट सर्किट्स के लिए स्विचेस प्रोवाइड करना चाहिए और जहां पे नॉर्मल करंट है वहां पे फ्यूजेस यूज करना चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन करना है आफ्टर स्विचिंग ऑफ, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये सेफेस्ट मेथड है और यही जनरली प्रैक्टिस में आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी जैसे इंटरलॉकिंग विथ स्विच है या फिर इंडिपेंडेंट स्विचेस है या फिर कंबाइन स्विचेस है या फ्यूज बॉक्सेस है, ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से ये ओवर प्रोटेक्शन या ओवर करंट है उसका भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा है सर्किट ब्रेकर्स, तो जहां पे शॉर्ट करंट एक्सीड होता है 10,000 एम्पियर तक या फिर वोल्टेज जो है 150 MVA तक क्रॉस हो जाता है तो वहां पे आपको सर्किट ब्रेकर यूज करना नेसेसरी है। अभी उसके अलावा जो पावर सोर्स के कुछ आइडेंटिफिकेशन करना नेसेसरी है जो प्रोटेक्शन मेथड के अंदर है। तो आपको जो ब्रेकर्स है तो ये ब्रेकर्स आपके कौन से टाइप के हैं, जैसे अभी एयर ब्रेकर भी यूज होते हैं, ऑयल ब्रेकर भी यूज होते हैं, ये अलग अलग ब्रेकर्स के टाइप्स हैं। तो आपकी कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे ये ब्रेकर्स आपको फाइनलाइज करनी चाहिए। ये जो मार्किंग्स है इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, जहां पर आपको क्लियर कट लिखना चाहिए कि आपने कौन सा इक्विपमेंट यूज किया है, कौन सी सर्विस है, आपके अलग अलग जो करंट्स और वोल्टेज की कैपेसिटी है उसका भी मार्किंग क्लियरली लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इस वोल्ट के लिए या इस एम्पियर के लिए या करंट के लिए आपको कौन सा पावर सोर्स यूज करना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी है। उसके अलावा अभी ये सब बातें हमने पढ़ी है कि अभी इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के लिए प्रोटेक्शन मेथड्स क्या क्या होते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है इंडस्ट्रीज में वो होती है एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आपको टेक्निकली सब बातें मालूम है लेकिन अगर वो आपको प्रोवाइड ही नहीं की गई तो उसमें कुछ मतलब नहीं आएगा। जैसे अभी हमने बात की कि सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड करने चाहिए या फिर फ्यूजेस प्रोवाइड करने चाहिए, रिलेज प्रोवाइड करने चाहिए या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे हैंड ग्लोव्स या शूज प्रोवाइड करने चाहिए या फिर अर्थिंग एंड बॉन्डिंग प्रोविजन होनी चाहिए। ये जो भी हमने बातें कही है, डिस्कस की है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है एम्प्लॉयर का। तो एम्प्लॉयर की अगर थिंकिंग अच्छी रहेगी तो ये सभी इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन मेथड्स तो आप अगर जानते होंगे तो उसके लिए ये बाकी फैसिलिटीज आपको देनी चाहिए।
तो उसमें स्पेशली जैसे अगर हमने बात जो की थी उसमें था ओवरहेड पावर लाइंस का मिनिमम डिस्टेंस, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस, स्पेसिंग, इसके बारे में डिसीजन एम्प्लॉयर से लेना है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है उसको आइसोलेशन करना, या फिर जीएफसीआई यूज करना, या फिर जो एजीएसपी है उसका एस्टेब्लिशमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करना, या फिर जो पावर टूल्स है उसको मेंटेन करना और सेफ कंडीशन में रखना। तो ये एक्सपर्टाइज या कॉम्पिटेंट पर्सन से भी अगर कहा गया होगा तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीजें करने के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके अलावा जो गार्डिंग प्रोविजन है या फिर जो अलग अलग ट्रेनिंग्स रहते हैं वो ट्रेनिंग्स की भी अरेंजमेंट करना, प्लानिंग करना, या फिर उसके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। लोटो सिस्टम्स आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा जो फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स है या पावर स्ट्रिप्स है वो भी आपको यूज करना चाहिए, और जो पावर सोर्सेस है उसका आइडेंटिफिकेशन भी करना चाहिए। तो ये सभी चीजें एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अगर हम सब करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे आप ये ऐसे कुछ कंडीशंस जिसको हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं, तो ये अनसेफ कंडीशंस आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर्स में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऑयल या कोई केमिकल यहाँ पे लीकेज है, या यहाँ पे वेट कंडीशन है, या फिर यहाँ पे वायर जॉइंट किए गए हैं, या फिर ये प्रॉपर कंडीशन पे नहीं रखे गए हैं, या फिर इसका मिसयूज किया गया है। ये ऐसी बात है आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है और उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। जैसे अभी यहाँ पे ये सिंपल फोटो से भी पता चलता है कि ये एक्चुअली जो चीज है यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, तो क्लीनिंग के लिए प्रोविजन अलग होती है। यहाँ पे जो पैनल्स है ये पैनल्स में अलग अलग वोल्टेजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस होंगे। तो ये था ओवरऑल इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, उसके प्रोटेक्शन मेथड्स, और उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये फाइनलाइज हो सकता है, अगर ये आपको एक्सेप्ट हो सकता है, अगर एम्प्लॉयर्स ने भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो आप इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।